एक गांव में सुहानी नाम की अनाथ लड़की अपनी मौसी कमला के साथ उसके आलीशान घर में रहती थी। पर वहाँ सुहानी किसी पोती या बेटी की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह रहती थी। कमला रोज सुहानी से घर के सब काम करवाती, फिर भी उस पर चिल्लाती रहती। अरे वो करमजली, जल्दी जल्दी हाथ चला महारानी, अभी तक तूने मेरी बेटी के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। मेरी बेटी कब से भूखी प्यासी बैठी है। ला ही रही हूँ मौसी, बस बन ही गया समझो। तभी सुहानी खाना लाकर टेबल पे रख देती है और कमला अपनी बेटी रूपा को पुकारती है। बेटी रूपा, आजा खाना खा ले, मेरी गुड़िया को भूख लगी होगी ना। सुहानी धीरे से कमला से कहती है। मौसी, मैं भी खाना खा लूं? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। अरे अरे, तू अभी तक यही खड़ी है, मेरी बेटी के खाने को नजर लगा रही है। चल निकल यहाँ से, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम करने को कहो तो मौत आती है, लेकिन खाने के लिए कटोरा सबसे पहले आगे कर देती है। पहले मैं और मेरी बेटी खाना खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो तू खाना, समझी? हमें तो भूख ही नहीं लग रही मम्मी। अरे भूख कैसे लगेगी, इस करमजली ने नजर जो लगा दी है तेरे खाने को। माफ कर दीजिए मौसी, मैं अंदर चली जाती हूँ। ऐसे कैसे? तुझे कहा था ना कोई गलती मत करना, अब गलती की है तो सजा भी भुगत। रूपा, जरा मेरी छड़ी तो ला। ये लीजिए माँ, एक दो फटके मेरी ओर से भी मारो इसे। कमला छड़ी से सुहानी को मारने लगी। बेचारी सुहानी बस रोती रही और मन ही मन में बोली, काश मेरे माता पिता के साथ मेरी भी मृत्यु हो जाती। वो तो चले गए, लेकिन मुझे इस नर्क में जीने के लिए छोड़ गए। बाहर गांव वालों के सामने कमला हमेशा दिखावा करती कि वो सुहानी से बहुत प्यार करती है, लेकिन चार दीवारों के अंदर उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करती। रोना धोना खत्म हुआ हो तो घर की सफाई कर ले, और हाँ, शादी की तैयारियां भी करनी है, जल्दी कर। मौसी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। रूपा की थाली में जो झूठा खाना बचा है उसे खा ले। इतना छोटा दिल नहीं है मेरा कि तुझे भूखा रखूं। ठीक है मौसी, मैं वही खा लेती हूँ। हाँ, तू झूठा खाना खाने के ही लायक है। चुपचाप काम करती रह, वरना तेरी खैर नहीं। सुहानी जैसे तैसे घर का काम कर रही थी, तभी दरवाजे से आवाज आई। कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा क्या? अरे बेटा विजय, तुम आ भी गए। आओ आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ बैठो। सब कुशल मंगल तो है ना काकी? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अब तुम आ गए हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। अरे बेटी सुहानी, जरा विजय के लिए चाय लेकर आ। ये शराबी जुआरी विजय हमारे घर क्या कर रहा है? और मौसी इसके साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अरे चाय बनी कि नहीं? हाँ मौसी, ला रही हूँ। सुहानी चाय लाकर टेबल पे रख देती है। तू भी यही बैठ जा, विजय के पास। आ बेटी, सुहानी विजय के साथ बैठो। मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे विजय तुम्हारा होने वाला पति है। मैंने उसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात कर ली है। सुहानी को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या? लेकिन आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। अगर इस तरह की बेइज्जती होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ये तो ना समझ है, इसे क्या पता, शादी तो होगी ही। तुम चिंता मत करो बेटा। इसी बीच अचानक गांव के सरपंच धर्मपाल काका वहां आ गए। अरे कमला, मैं तो बस सुहानी का हाल पूछने आया था। कई दिन से बिटिया से मुलाकात नहीं हुई। मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिटिया। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके जाने के बाद मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे कहना। मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। आहा काका, कोई परेशानी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। धर्मपाल ने गौर से देखा
और बोले, बेटी, तुम उदास लग रही हो। यहाँ खुश तो हो ना? कमला, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखती हो ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी? ये तो मेरी बेटी जैसी है। ठीक है, अच्छा है। बिटिया के माता पिता नहीं हैं, इसलिए तुम्हें इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा संभालना चाहिए। हाँ हाँ सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। धर्मपाल जाते जाते विजय को देखकर रुक गए और बोले, अरे कमला, ये विजय तुम्हारे घर क्या कर रहा था? ये शराबी निकम्मा लड़का तुम्हारे घर में क्यों आया? अरे सरपंच जी, बस ऐसे ही आ गया था। गांव का लड़का है, भला हम रोक थोड़े ही सकते हैं। ध्यान रखना, ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। जुआरी है, शराबी है। तुम्हारे घर में 2 बेटियां रहती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मत आने दो, वरना मुझे कहना, मैं सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। धर्मपाल वहां से चले गए, पर सुहानी की आंखों में आंसू भर गए और वो मन ही मन सोचने लगी, मौसी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने हमेशा उनकी हर बात मानी, नौकरानी की तरह रही, और वो मेरी शादी गांव के सबसे बुरे लड़के से करना चाहती है। कुछ दिन बीते। एक सुबह कमला ने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो सब लोग, मैंने शादी की तारीख तय कर दी है। अगली पूर्णिमा को सुहानी की शादी विजय के साथ होगी। वाह माँ, बहुत अच्छा किया। अब इस करम जली से पीछा छूट जाएगा। क्या? अगली पूर्णिमा? मौसी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं विजय से शादी नहीं करना चाहती। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? ये शादी होगी और बस। तुझे ज्यादा अकड़ दिखानी है तो भूखा रखूंगी तुझे। मौसी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे इस शराबी से मत बांधिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। औरत होकर जुबान चलाती है मुझसे। जाकर शादी की तैयारी कर, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। बेचारी सुहानी चुपचाप अकेले में बैठकर खुद से बातें करने लगी। अगर मैंने भागने की कोशिश नहीं की तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। आधी रात को सब गहरी नींद में थे। सुहानी धीरे धीरे उठी और चुपचाप बाहर निकल पड़ी। गांव के बाहर जाते समय उसके कदम कांप रहे थे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लेकिन जैसे ही रास्ते पर वो थोड़ी दूर पहुंची, विजय पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। अरे भाग कहाँ रही हो दुल्हन? क्या तू सोचती है कि मुझसे बच जाएगी? पूरी दुनिया घूम ले, तेरे कदम आखिरकार मेरे ही दरवाजे पर रुकेंगे। मुझे जाने दो विजय, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुझे चाहे पसंद हो या ना हो, तू मेरी होने वाली बीवी है। चल मेरे साथ, वरना जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पास से गुजरते हुए धर्मपाल काका की नजर उस पर पड़ी। वो तुरंत दौड़ते हुए आए। अरे बदमाश, रात के अंधेरे में इस अनाथ लड़की को परेशान करता है। भाग यहां से, वरना अभी तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। विजय बड़बड़ाते हुए वहां से खिसक गया। धर्मपाल सुहानी को अपने घर ले गया। बेटी, डर मत। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कोई जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता। सुबह पंचायत बुलाऊंगा और सबके सामने कमला को सबक सिखाऊंगा। सुहानी ने राहत की सांस ली और बोली, धन्यवाद काका, आप ही मेरे सच्चे पिता जैसे हैं। सुबह होते ही पूरे गांव में चर्चा फैल गई। कमला अपनी भांजी की शादी जबरदस्ती विजय से कराना चाहती है। उसी सुबह धर्मपाल काका ने पंचायत बुलवाई। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए।
कमला, हम सबको सच्चाई बताओ। तुमने सुहानी की शादी विजय जैसे शराबी से क्यों तय की? अरे धर्मपाल जी, आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस सुहानी की भलाई चाहती थी। गांव का लड़का है विजय, सोचा दोनों का घर बस जाएगा। भलाई? ये कैसी भलाई कि लड़की खुद चिल्लाकर कह रही है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं? क्या उसे कोई हक नहीं है? हाँ, लड़की की मर्जी जरूरी है। अरे पंचायत में क्या रखा है? सुहानी मेरी होने वाली बीवी है, चाहे ये माने या ना माने, मैं इसे अपना बनाकर रहूंगा। काका, गांव वालों, मुझे बचाइए। मैं विजय से शादी नहीं करना चाहती। अगर जबरदस्ती की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी अचानक चौपाल के बीच खड़ी नीम की पुरानी पेड़ से अजीब सी आवाज आने लगी। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे आंधी आ गई हो। तभी पेड़ से एक धीमी मगर साफ स्त्री आवाज गूंजी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, उसकी किस्मत से खिलवाड़ मत करो, वरना विनाश होगा। धर्मपाल काका कांपते हुए बोले, ये तो सुहानी की माँ की आवाज लग रही थी। हाँ काका, मैंने भी पहचानी। ये मेरी माँ की आत्मा थी। वो भी मेरी रक्षा कर रही है। ये सुनकर सारे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। ये सब झूठ है। आत्माएं कहाँ से आ गई? ये तो बस डराने का नाटक है। तभी पेड़ की डाल से अचानक एक टूटी टहनी नीचे गिरकर कमला के पैरों के पास गिरी। आह! बचाओ! ये क्या हो रहा है? अब ये किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। सुहानी की माँ की आत्मा इस पर नजर रखे हुए है। कमला, अगर तूने सुहानी की जबरदस्ती शादी कराई तो इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर की जगह उम्मीद थी। पंचायत के बाद गांव में सब लोग सुहानी के पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन कमला और विजय की आंखों में खून उतर आया था। आज तो उस पंचायत में मेरी नाक कट गई। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। ये सब उस करमजली सुहानी की वजह से हुआ है। और मेरी भी। सब गांव वाले अब मुझे ताने मारेंगे कि मैं शराबी हूं, जुआरी हूं। लेकिन मैं कसम खाता हूं कमला काकी, सुहानी अगर मेरी दुल्हन नहीं बनी तो मैं उसकी लाश को भी उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। हाँ, अब शादी तो होगी नहीं, लेकिन मैं इसे चैन से जीने भी नहीं दूंगी। आज रात ही हम इसे खत्म कर देंगे। दोनों ने साजिश रची। रात के अंधेरे में सुहानी को उसके कमरे में ही मार डालने की। रात गहराई, हवाएं अचानक तेज होने लगीं। घर की दीवारों से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। कमला और विजय दबे पांव सुहानी के कमरे की ओर बढ़े। उनके हाथ में तेज चाकू और एक पुराना रस्सा था। आज ये चुपचाप मारी जाएगी, न कोई देखेगा न कोई सुनेगा। जैसे ही दोनों सुहानी के कमरे में गए, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी लौ अचानक कांपने लगी। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। ये क्या हुआ? खिड़कियां तो सब बंद है। अचानक से तेज आवाज आने लगी। वो आवाज थी सुहानी के माँ की। कमला, विजय, मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने उसे तड़पाया, रुलाया, नौकरानी की तरह जीने पर मजबूर किया। अब समय आ गया है, सजा का समय। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने लालच में आकर गलती की, मुझे छोड़ दो। माँ होकर तूने एक अनाथ पर रहम नहीं किया, तुझे माफी नहीं मिलेगी। विजय, तूने भी उसकी इज्जत पर नजर डाली, उसकी मासूम जिंदगी बर्बाद करना चाहा। तेरे जैसे नीच को इंसान कहलाने का हक नहीं। अचानक कमला और विजय के गले में अपने आप रस्सी कसने लगी और घुटन की वजह से दोनों ही बेहोश हो गए। सुहानी अपने कमरे के कोने में सहमी खड़ी सब देख रही थी।
वो कांपते हुए बोली, माँ, बस करो, मैं इन्हें और तड़पते नहीं देख सकती। तू बहुत पवित्र है बेटी, तुझ में कितनी दया है। परंतु याद रख, जो बुराई करता है उसका यही अंजाम होता है। इतना कहकर तेज आंधी चली और आत्मा धुंध की तरह गायब हो गई। माँ, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? कमला कई दिनों तक बीमार पड़ी रही और लोगों के सामने कुछ बोलने लायक नहीं रही। विजय पागलों की तरह बकवास करता फिरता, कभी चीखता, कभी हंसता, कभी कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। धर्मपाल काका ने सुहानी को अपने घर में रख लिया। अब वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक रात सुहानी बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। माँ, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? काश आप मेरे साथ होती। तभी अचानक से एक रोशनी सुहानी के सामने आकर प्रकट हो गई। बेटी, रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तक तू जिएगी, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। माँ, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मुझे अकेला मत छोड़िए। बेटी, अकेली कहाँ है तू? धर्मपाल काका तेरा सहारा है। पूरे गांव वाले अब तेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरी आत्मा मजबूत है, तू हर मुश्किल से लड़ सकती है। माँ, मैं वादा करती हूँ कि अब डरकर नहीं जीऊंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। सदा सुखी रह बेटी, मेरी आत्मा अब शांति पाएगी। धीरे धीरे सुहानी की माँ की आत्मा गायब हो गई और इस तरह माँ की आत्मा ने अपनी बेटी की रक्षा करके न सिर्फ बुराई का अंत किया, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया।